होते हैं। तो सबसे पहले तो आप जरा हमारी ऑडियंस को बताएं कि वाटर मैनेजमेंट जो ऑफिसर है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और इसके साथ जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की सीट्स हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। जुनैद, जो वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर है ना, इसकी जो पोस्टिंग होती है वो तहसील के अंदर है। ठीक है। इसमें जो वाटर मैनेजमेंट जो है ना, उनका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का काम है। यानी कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इनके जितने भी ये इस वक्त प्रोजेक्ट, इनका मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है पिपक का, जो कि वर्ल्ड बैंक फंडेड है। उसमें ये ड्रिप इरिगेशन अभी 2022 तक वो प्रोजेक्ट एक्सटेंड हुआ है, आगे मजीद भी एक्सटेंड हो सकता है। और एक इनका चल रहा है नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज। ठीक है। इसी तरह और भी जो 2 नेशनल प्रोग्राम है, आई थिंक एक ये पिपक है, और बाकी जो दूसरे एडीपी के जो पंजाब का अपना एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर भी इनका मेजर शेयर है, वो चल रहे हैं। इसकी जितनी भी प्रोग्रेस है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ये ये तहसील लेवल के ऊपर, इसकी जो ओवरलुक, इसको जो देखना है, इसकी जो लुक आफ्टर है, इसका जितना भी है, इसकी जो सुपरविजन है, वो वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर ने करनी होती है। उसके साथ वहाँ पे जो इनका तहसील का जो हेड है वो असिस्टेंट डायरेक्टर है। असिस्टेंट डायरेक्टर 18 स्केल की पोस्ट है, वो डीडीओ भी है। तो उसके साथ ये, यानी कि ये बेसिकली इसका काम है कि इसने असिस्टेंट डायरेक्टर को असिस्ट करना है। इसको असिस्ट करने के लिए इसके साथ सुपरवाइजर होता है, जो कि 11वें या 14वें स्केल में है। ये एक तहसील में एक सुपरवाइजर इसके साथ होता है या नहीं 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 नहीं, एक तहसील के अंदर इसके साथ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो तहसील की बाउंड्रीज के ऊपर डिपेंड करता है, जितने भी आगे यानी कि यूनिट ऑफिस हैं, तो वो उसके हिसाब से है। हो सकता है कुछ तहसीलों में एक भी हो, लेकिन तहसील को एक सुपरवाइजर कवर नहीं कर सकेगा। उसके लिए उसको ज्यादा सुपरवाइजर उसके साथ होते हैं। हर सुपरवाइजर का एक अपना एरिया है, उसके अंदर जितने भी वो सर्वे करने होते हैं वो सुपरवाइजर ने करने होते हैं, ये उसके साथ होता है। इसमें जो भी आगे यानी कि जितना भी काम है उसको एग्जीक्यूट जो है वो वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर ने करना होता है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो सुपरवाइजर है वो बेसिकली टेक्निकल पर्सन, और जो वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर है वो, उसका जो रोल है वो ज्यादा सुपरवाइजर की किस्म का है, वो सुपरवाइज करता है, फैसिलिटेट करता है असिस्टेंट डायरेक्टर को, और मॉनिटर करता है फील्ड एक्टिविटी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो सुपरवाइजर है वो डिप्लोमा होल्डर होता है, टेक्निकल बंदा होता है, यानी कि वो या तो सिविल का होगा या मे बी मैकेनिकल का भी हो सकता है वो, लेकिन मोस्टली वो सिविल का होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सर्वे का काम इन्वॉल्व है। वाटर कोर्स सर्वे है, इसी तरह ड्रिप इरिगेशन लगनी है किसी साइड के ऊपर, उसका सर्वे है। सोलर ट्यूबवेल भी है, ये जहाँ पे ड्रिप लगनी है, अगर किसी ने सोलर लगाना है तो उसके लिए जो है वो ड्रिप का लगवाना वो लाजमी है। तो ये सारा काम जो है ये सुपरवाइजर ने करना है। उसका सर्वे वगैरह सारा कुछ लेआउट उसकी बनानी है, और बाकी जो काम है वो आगे मॉनिटरिंग जो है वो डब्ल्यूएमओ ने करनी होती है। ठीक है। यानी कि टारगेट पूरे करने होते हैं। बेसिक जो काम है वो टारगेट अचीव करना है। डेफिनेटली कोई भी आपकी जॉब है तो उसमें टारगेट तो आपको जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन का बकायदा हिस्सा होता है। तो अभी हमारी ऑडियंस को बताएं कि जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इनका रोल क्या है, और इनका जो फील्ड के अंदर काम होता है वो क्या होता है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर जो है, इसकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे इनका डिप्टी डायरेक्टर बैठता है, वो उसके साथ उसको असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर ने अपने जो डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी प्रोग्रेस है वो लेनी है। तो उसकी प्रोग्रेस के बाद फिर आगे उसको ऑनवर्ड उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाना, उसको आगे ऑनवर्ड सबमिट करना। यानी कि जो डब्ल्यूएमओ वो सिर्फ एक तहसील के अंदर जो है वो उसकी चीज़ों को देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। जो डबल ई है, जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर है वाटर मैनेजमेंट में, उसने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट के आगे जितनी भी उसकी तहसीलें हैं उनको सभी को उसने देखना है, नीचे से प्रोग्रेस लेके आगे अपने हेडक्वार्टर में भेजना, रिपोर्ट्स बनाना, ये सारा काम ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर करेगा। यानी कि बेसिकली असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर ने डिप्टी डायरेक्टर को असिस्ट करना है। अब कुछ लोगों के ज़हन में आएगा कि हमारे जिले तो 36 हैं पंजाब के अंदर, और डबल ई की सीटें 45 आ गई हैं, तो ये कैसे हुआ है। अब ये है कि डिवीजन के ऊपर कुछ इनकी पोस्टें होंगी। इसी तरह जो डायरेक्टोरेट्स हैं, यानी कि अब इनका मुल्तान में डायरेक्टर बैठता है, लाहौर में डायरेक्टर बैठता है, तो डायरेक्टर के साथ भी वहां पे भी कोई ना कोई सिस्टम, ऑपरेशनल काम हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग यानी कि आपसे सुन के लग रहा है, क्योंकि मैं भी ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, हमारी ऑडियंस भी यकीनन फर्स्ट टाइम सुन रही होगी। तो ये बताइएगा कि जो वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर है और डबल ई है असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, और क्या ये भी एक दूसरे को इसमें फैसिलिटेट करते हैं वर्किंग के अंदर, या ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। नहीं, ये फैसिलिटेट तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर बंदा दूसरे बंदे को कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज के अंदर दोनों की अपनी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है। यानी कि जो डब्ल्यूएमओ है, वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर है, वो उस एक तहसील के अंदर है, वो सिर्फ एक तहसील के अंदर उसने अपना काम करना है, और उसने अपने उसका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो उसका असिस्टेंट डायरेक्टर है।
और जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर है उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना है, उसके साथ आगे अगर 4 तहसीलें हैं तो 4 WMOs है, ठीक है, और उनके उनसे उसने प्रोग्रेस लेके अपने जो डिप्टी डायरेक्टर है उसको उसने रिपोर्ट करनी है। जबरदस्त है। तो अभी थोड़ा सा अली भाई मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एडवर्टाइजमेंट में जो है ना वो लिखा हुआ है कि 3 ईयर जो है वो कंट्रैक्ट होगा, एक्सटेंडेबल टू 5 ईयर। तो हमारी अक्सर जो कहने के स्टूडेंट्स की मुझे क्यूरीज आती हैं कि ये जब वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट जिस तरह आपने बताया कि 2022 में कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद एक्सटेंड हो जाएगा, तो अगर वो एक्सटेंड नहीं होता तो फिर इन लोगों का फ्यूचर क्या है? आया ये परमानेंट जॉब है और ये कंट्रैक्ट जो है इससे क्या मुराद है? ये जुनैद बेसिकली जितनी भी हायरिंग होती है वो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने समरी के जरिए अपने आप को रिलैक्स करवा लिया हुआ है, यानी कि सीएम से समरी प्रूव करवा के वो डायरेक्ट रेगुलर हायरिंग कर रहे हैं। लेकिन 2004 के अंदर ये रूल आया था कि जितनी भी हायरिंग होगी पीपीएससी के थ्रू वो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पे होगी, बाद में उसको रेगुलर किया जाएगा। रेगुलर होने के लिए आगे फिर उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, जिस तरह के ACR वगैरह है, इस तरह और चीजें हैं। तो ये जो जॉब पीपीएससी के थ्रू आती है ना, इसमें इस तरह के बंदे को सोचने की जरूरत नहीं है कि वो जब खत्म होगी तो उसको निकाल दिया जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जॉब सिक्योर है, 99% आपने रेगुलर होना है। हाँ, कोई 1% है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर दे, वो कह नहीं जी अब से हमने बंदे रेगुलर नहीं करने, अब से हमने मार्केट बेस्ड सैलरी देनी है। हाँ, वो शादो नादर है, यानी कि वो इतना ज्यादा हम ये कहेंगे वो ना ओनली 1% या लेस देन भी 1% चांसेस हैं। हाँ, हो सकता है कि गवर्नमेंट वो 1% कर दे, लेकिन 99% यही है कि आपने रेगुलर होना है। और गवर्नमेंट ने ये 2018 के अंदर ये लॉ आया था, उसमें पहले तो ये था कि 4 साल की सर्विस होनी चाहिए, लेकिन बाद में 2019 में वो अमेंड हो गया था कि 3 साल की सर्विस उन्होंने कर दी। तो 3 साल की सर्विस के बाद आपने अपना केस भेजना है, जी मेरी 3 साल सर्विस पूरी हो गई है, मैं पीपीएससी के थ्रू फलां ऑर्डर्स के तहत आया था, तो मुझे जो है ना वो एज पर लॉ उसकी जो ये फलां क्लाज है उसके तहत उसकी फिर आगे अमेंडमेंट आई है 2019 में, उसमें ये कहा गया है, तो मुझे ये जो है ना वो अब रेगुलर किया जाए उसके तहत, जो अमेंडमेंट 2019 का ऑर्डिनेंस जो आया है उसके तहत मुझे रेगुलर कर दिया जाए। तो डिपार्टमेंट आपकी जो है ACR वगैरह उसको देखेगा, आपकी प्रोग्रेस देखेगा। आगे जो है वो आपकी जो 17 और 18 है उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, ठीक है। वो सेक्रेटरी साहब को केस भेज देंगे, सेक्रेटरी जो है वो उसकी वो प्रॉपर फॉर्मेलिटीज पूरा होने के बाद वो रेगुलर के ऑर्डर आपके इशू हो जाएंगे। इसमें डरने वाली बात नहीं है कि ये वो उसमें होता है जो प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब होती है ना, उसमें होता है कि आपने जब प्रोजेक्ट खत्म होना है आपकी जॉब खत्म। जो रेगुलर है, रेगुलर के अंदर 3-4 जो है वो आगे इसकी कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है कि आपकी जो सीट है वो सैंक्शन पोस्ट है, वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट आप आए हो और आप पीपीएससी के थ्रू आए हो, तो सिंपल आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसने आपके रेगुलर के ऑर्डर करने हैं 3 साल बाद। ये नंबर 1 है, ये सबसे इजी है, जो यानी कि ये जो जॉब्स आई है ना ये उनके लिए है। तो नंबर 2 है कि आप आए पीपीएससी के थ्रू हैं, लेकिन जो आपकी सीट है ना वो सैंक्शन सीट नहीं है, आप किसी प्रोजेक्ट की, यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट बेस होती तो उसने लिखा होना था कि ये प्रोजेक्ट के अंदर या नेशनल प्रोग्राम के अंदर या मैकेनाइज मैनेजमेंट के अंदर या किसी और प्रोजेक्ट के अंदर नेशनल प्रोग्राम के तहत ये सीट्स हम एडवर्टाइज कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट पीरियड के लिए है। तो वो फिर उसका ये होता है कि अगर वो प्रोजेक्ट आगे डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट में चला जाए, यानी कि वो रेगुलर एक्टिविटी डिपार्टमेंट की बन जाता है, सीट्स हैं वो सैंक्शन हो जाती हैं, तो फिर आपको वो रेगुलर, यानी कि पहले सीट सैंक्शन होंगी फिर आप रेगुलर होंगे। पीपीएससी आपने पहले ही क्लियर कर लिया है। नंबर 3 ये आ जाता है कि आप आए तो रेगुलर सीट के ऊपर हैं, लेकिन आप पीपीएससी के थ्रू नहीं आए, डिपार्टमेंट ने आपको डायरेक्ट हायर कर लिया है। यानी कि ये पहले जिस तरह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अंदर ये ऐसे था कि डीसीज ने बंदे भर्ती किए हुए थे, अब वो चूंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाला सेटअप नहीं है, आप पीपीएससी के थ्रू हो रहे हैं, या आप एनटीएस के थ्रू आ गए हैं, या किसी और फोरम के तहत आप आए हैं। पहले ये एमपी एमएनएस का भी कोटा होता था, उसके तहत लोग आते होते थे। तो उसमें ये है कि आपको फिर पीपीएससी की तरफ डिपार्टमेंट आपको भेजेगा, आप पीपीएससी क्लियर करेंगे, पीपीएससी आपको रिकमेंड करेगा, सीट आपकी ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर आप रेगुलर होंगे, अदरवाइज आप रेगुलर नहीं होंगे। चौथा वो है जो सबसे टफ है, वो ये है कि आप ना तो रेगुलर सीट के ऊपर है, यानी कि आपकी सीट जो है वो वेकेंट पोस्ट नहीं है, सैंक्शन पोस्ट नहीं है, वो किसी प्रोजेक्ट की है, और ना ही आप पीपीएससी के थ्रू आए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपकी सीट रेगुलर करवाई जाएगी, यानी कि वो रेगुलर में अगर कन्वर्ट हो जाती है, जिसके चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, कोई लेस देन 1%, 0.005% आप कह लें कि वो सीट रेगुलर में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर आपको पीपीएससी की तरफ भेजा जाएगा, आप पीपीएससी आपको रिकमेंड करेगा, फिर आप रेगुलर होंगे, अदरवाइज आप रेगुलर नहीं होंगे। ये जिस तरह ऐसे ही है, ये डब्ल्यूएमओ की पोस्ट पहले 2017 में भी आई थी, आपने देखी होगी एडवर्टाइजमेंट, 2017 में ये डबल की डब्ल्यूएमओ की पीपीएससी के थ्रू आई थी। लेकिन उस वक्त हुआ क्या था कि जो पिपअप के अंदर लोग काम कर रहे थे, जो वाटर मैनेजमेंट के थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट के ऊपर थे,
और वो आए तो यानी कि विदाउट पीपीएससी थे, डीसीज ने उनको भर्ती किया हुआ था, प्रोजेक्ट के ऊपर हायरिंग थी। अभी भी जो प्रोजेक्ट की हायरिंग है वो विदाउट पीपीएससी होती है, यानी कि सिंपल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट देता है, वहाँ पे SOR&E के नाम से एक सेक्शन ऑफिसर बैठता है, उन्होंने वो आगे उसकी सारी रिक्रूटमेंट करनी होती है। तो उससे उन लोगों ने इसका शायद स्टे ले लिया था कि ये ना पहले हमें जो है ना हमारा कुछ फैसला किया जाए, तो वो काफी देर वो केस चलता रहा। अब शायद वो स्टे खत्म हो गया तो डिपार्टमेंट ने दोबारा जो है वो सीट्स एडवर्टाइज किए हैं, और एक ह्यूज जितनी वो सीट्स वेकेंट थी, जो रेगुलर सीट्स थी, उनको सभी को उन्होंने फिल करने के लिए एडवर्टाइज किया है। और ये गोल्डन चांस है, गोल्डन मैं इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक दफा फिल हो जानी है, उसके बाद जब तक इन लोगों ने रिटायर नहीं होना आगे सीट नहीं आनी। ठीक है, तो इसलिए सभी से यही है कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, और इस तरह तैयारी करें कि आपको जब आप इंटरव्यू देके या पेपर देके आप निकले, तो पेपर देने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो कि आप पास हैं। ये ना हो कि हो यार ये मैंने गलत लगा दिया, आप दूसरे से पूछें यार इसका क्या आंसर था, वो कहे नहीं ये था, आप कहे नहीं ये था, आप बुक में आके देखें तो वो ना उसका सही हो ना आपका सही हो। इस तरह नहीं करना, तुक्का नहीं लगाना। आप इस तरह तैयारी करें कि आप MCQs के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। ठीक है, तो आपने तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगाना, तुक्का ना लगाएं। 70% पेपर सही कर लें, लेकिन सही करें, 1% भी तुक्का ना लगाएं। अगर आप तुक्का लगाएंगे तो आपका साथ में एक और, यानी कि आपने 4 गलत कर दिया तो आपका एक MCQs का सर कलम, यानी कि जिस तरह यूटी में होता था कि आपने एक MCQs गलत कर दिया तो आपके 5 नंबर कट गए हैं, अगर आपने छोड़ा तो आपके 4 ही कटे हैं, 4 नंबर का एक MCQs था। तो ये भी ऐसे ही है, अगर आपने एक गलत कर दिया तो आपका 1.25 कट गया, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर 1 कटा है। ठीक है, तो ये आपने नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। ठीक है, तो ये पीपीएससी जो है ना इसकी कुछ यानी कि अपनी एक तरीकाकार है। तो बाद में जब आप पेपर देके निकले तो आपको पता हो कि ये रिजल्ट अनाउंस होना है और मेरा नाम हो सकता है एट द टॉप ऑफ लिस्ट हो। ठीक है, और फिर आपको इंटरव्यू देके जब आप निकलें तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप निकल के अपने दोस्तों को बताएं कि मैं सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अली इसके ऊपर हम है कि बड़ी जबरदस्त जात है, और मैंने भी देखा कि बहुत बड़ी हुई जो है ना कहने के कुछ 74 आई गेस सीट्स हैं, तो 75 तो बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। और हमारी ऑडियंस को ये नहीं चाहिए कि वो बाद में शिकवा करेंगे काश मैंने तैयारी की होती। तो बेसिकली ये जो एग्रेरियन था के ऊपर इस तरह की डिस्कशन है, उसका पर्पज भी ये है कि आपको बताया जाए कि इसकी क्या अहमियत है, इसको सीरियस लें, और जो आपके माइंड में है कि प्रोजेक्ट खत्म होगा तो हमें जो है वो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, इस तरह का कोई नहीं है। आप रेगुलर इंशाल्लाह हो जाएंगे। अपनी जो है वो एफर्ट्स के ऊपर आप फोकस करें, और बाकी जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें। तो मैं अली आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी देर बाद सीटें आई हैं, तो इनकी जो कोई खास चीज जो एक्साइटमेंट आप फील कर रहे हैं और हमारी ऑडियंस को शेयर करना चाहते हैं कि ताकि वो भी वो उतने ही एक्साइटेड होकर इसकी तैयारी करे, तो इसके ऊपर कोई आपका जो है कमेंट चाहूंगा। जुनेद, आज से तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, मेरे एक दोस्त हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वाटर मैनेजमेंट में, नवीद ताहिर उनका नाम है, MSc के मेरे क्लास फेलो थे। तो वो बहावलपुर में खैरपुर टामे वाली में उनके पोस्टिंग है। वो आए लाहौर, मुझे उन्होंने फोन किया, हाँ जी किधर हो, मैंने कहा जी नीचे ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। वो ऊपर से अपने ऑफिस से यानी कि अपने हेड ऑफिस से नीचे मेरे पास आए, गपशप हुई। तो मैंने कहा यार ये ना 18 सीट्स जो है ना असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की, ये पाइपलाइन में चल रही है वाटर मैनेजमेंट की, तो ये कब एडवर्टाइज होनी है। तो उसने मुझे जो है ना वो आगे से कहा कि यार ये 18 नहीं है अब, जी अब 120 हैं। मैंने कहा वो कैसे भाई, ये 120 कैसे होगी। कहता जी आज ही हमारे डिपार्टमेंट ने जो है ना वो रेक्विजिशन भेज दी है पीपीएससी को कि 75 WMOs जिसमें असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर और सॉरी 75 WMOs जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर्स प्लस एग्रीकल्चर साइंस वाले एलिजिबल हैं, और 45 असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर्स जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर और उनके साथ सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो ये हमारे डिपार्टमेंट में आज आप जो है ना वो भेज दी हैं, तो ये इंशाल्लाह ये जल्दी एडवर्टाइज हो जानी है, और ये इनको 18 को अब जेन से निकालना है, ये 120 हैं। तो मेरे तो जितने जानने वाले लोग थे, मैंने उस दिन अपना हमारा क्लास फेलोज का ग्रुप था और भी जो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे जिनके मैंने सभी के साथ वो शेयर किया कि यार तैयारी शुरू कर दो, और ये शायद आगे अपॉर्चुनिटी पता नहीं कब आए दोबारा। ठीक है, आगे जो है वो 1-2 सीट, ज्यादा से ज्यादा 10 सीट्स आ जाएंगी। जितनी सीट्स कम होगी उतना कंपटीशन ज्यादा होगा। तो ये बड़ी ना एक्साइटमेंट है इस वक्त जो लोगों के अंदर है। लोगों को पता है कि हमने डिग्रीज की हुई हैं, बहुत ज्यादा जो है वो ग्रेडियंट जो है वो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो जॉब के बगैर हैं। जो जॉब, बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं जो कि इन फील्ड जॉब नहीं है, यानी कि वो बहुत थोड़ी थोड़ी पे के ऊपर। मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, तो मैं ऐसे इंजीनियर्स को भी जानता हूँ जो 15-20 हज़ार रुपए लगे हुए हैं। तो वो
बड़ा दुख होता है उनको देख के। वैसे भी हैं जो यानी कि कंपनीज के अंदर, ड्रिप की कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हैं और वो जॉब बड़ी जो है ना वो उनके लिए टफ बनती जा रही है। इन शॉर्ट ये है कि उनको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से तैयारी इसमें करनी बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से वो तैयारी करें और ऐसे समझ के तैयारी करें कि वो यानी कि वो यूं कहें कि वो कहते हैं ना कि जमीन आसमान एक कर दे, अपनी सारी डिग्री को वो रिवाइज करें। खास करके जो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स जो डबल ईज वाली पोस्ट है उनके लिए मैं बात करता हूँ कि वो 50 जो 45 सीट्स हैं वो उनके लिए हैं। सिविल और मैकेनिकल, ये वैसे बड़े दुख की बात है कि जो सिविल और मैकेनिकल के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एग्रीकल्चर इंजीनियर एलिजिबल नहीं होता और हमारे डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर, मैं तो खुद देख के ये वाइस वर्सा होना चाहिए। बड़ा ना ये शौक लगा कि यार ये फील्ड विंग जो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर ओनली एलिजिबल है। पहले ऐसे था किसी दौर में कि सिविल वाला भी एलिजिबल होता था लेकिन उन्होंने निकाल दिया था बाद में। ठीक है। तो अब जो एग्रीकल्चर इंजीनियर है वो 55-60% जो है वो इरिगेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एलिजिबल नहीं है और हमारा वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के साथ साथ सिविल और मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है। यार ये क्या, ये तो कोई मजाक ही है वैसे। अच्छा